नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अपने शपथ ग्रहण से पहले ही पूरे दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अपने पहले कार्यकाल में जहां उसने नेटो कंट्रीज के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे, उनके रेलेवेंट होने पर सवाल उठाए थे, उनके अपने खर्चे को वहन न करने, उसमें योगदान न करने की बात कही थी, वहीं अपने दूसरे चरण के कार्यकाल शुरू होने से पहले ही उसने नेटो मेंबर कंट्रीज को यूएसए में मिलाने की बात कर दी है। 20 जनवरी से पहले सभी शक्तियां, चाहे वो रशिया हो या फिर इजराइल, अधिक से अधिक जीत हासिल करना चाहते हैं, अधिक से अधिक एरिया कैप्चर करना चाहते हैं, चाहे वो सीरिया के गोलान हाइट्स हो या यूक्रेन का डोनबास एंड लुहांस्क रीजन हो, ताकि बाद में एक मजबूत पोजीशन पे खड़े होके वो बार्गेनिंग कर सके। दोस्तों, बेसिकली 4 मुद्दे डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली उठाए हैं। पहला, कनाडा अमेरिका का 51st प्रोविंस बन जाए। दूसरा, ग्रीनलैंड अमेरिका में शामिल हो जाए। तीसरा, गल्फ ऑफ मैक्सिको गल्फ ऑफ अमेरिका कही जाए। और चौथा, पैनामा कैनाल अमेरिका कैनाल कही जाए। ट्रंप कोई पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए कोई मजाक नहीं कर रहा है। वो एक दबंग लीडर है। वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली शासक है। क्लाइमेट चेंजेस के होते हुए जो ज्योग्राफिकल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, उसके कारण वो एक नई नीति अमेरिका के लिए तय करना चाहता है। वो खुद एक बिजनेसमैन है और डॉलर को एक नई हाइट पे ले आना चाहता है। वो बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट में अपना व्यापारिक वर्चस्व बनाए रखना चाहता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये ट्रंप का केवल नारा ही नहीं, ये ट्रंप उसको एक अमली जामा पहनाना चाहता है। चलिए एक एक करके इन सारे विषयों को, इन विवादित विषयों को उठाते हैं और इनका स्टडी करते हैं। I called him Governor Trudeau because they should be the 51st state, really. It would make a great state. And the people of Canada like it. They pay lower taxes. They have virtually no military. They have a very small military. They pay less than 1%. They're about the lowest payer in NATO. They're supposed to pay much more. They haven't been paying. दोस्तों, कनाडा यूएसए के साथ 9000 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि कनाडा का प्रेसिडेंट उनका गवर्नर बन जाए। बेसिकली हो क्या रहा है कि क्लाइमेट चेंजेस के होते हुए कनाडा के नॉर्थ में, यानी कि नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में आर्कटिक रीजन की बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है और अब ये समुद्री यातायात के लिए ये एरिया खुलने लग रहा है। और ट्रंप का कहना है कि भाई कैनेडियंस, अब ये जब यातायात खुलेगा, जब ये समुद्री रास्ता बन जाएगा, तो तुम अपना नॉर्दर्न एरिया, अपने नॉर्दर्न बॉर्डर्स को अकेले डिफेंड नहीं कर पाओगे और तुम्हें अमेरिका की जरूरत पड़ेगी। तो आ जाओ, हम में विलय हो जाओ, आ जाओ, हमारा 51st प्रोविंस बन जाओ। अब दोस्तों, ट्रंप है बिजनेसमैन। अब वो चाहता है कि उसका जो ट्रेड रूट पर वर्चस्व बना रहे। अब शिप्स को अभी इस समय या तो पैनामा कैनाल के रास्ते गुजरना पड़ता है या उनको पूरा लैटिन अमेरिका के सदर्न टिप से होकर आना पड़ता है अगर वेस्ट अमेरिकन कोस्टल एरियाज में बिजनेस करना है। केविन ओलेरी, जो कनाडा का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप के मर्जर प्रपोजल को 50% से ज्यादा कैनेडियंस का सपोर्ट हासिल है। लेकिन केविन की इन बातों पर ज्यादा वेटेज नहीं दिया जा सकता क्योंकि 1917 के कैनेडियन कंजर्वेटिव पार्टी के इलेक्शंस में इसको केवल 1% मात्र वोट मिले थे। कनाडा को ब्रिटेन से 1 जुलाई 1867 को आजादी मिली थी। इससे पहले कनाडा 2 प्रोविंस में बटा हुआ था, कनाडा वेस्ट, अपर कनाडा, और कनाडा ईस्ट यानी कि लोअर कनाडा। 1867 में दोनों प्रोविंसेस को जोड़कर कॉन्फेडरेशन बनाया गया और वेस्टर्न कनाडा को
ओंटारियो और ईस्टर्न कनाडा को क्यूबेक प्रोविंस कहा जाने लगा। अमेरिका को इसकी तुलना में 90 साल पहले 4 जुलाई 1776 को ब्रिटेन से आजादी मिल गई थी, जब 13 अमेरिकन कॉलोनीज ने अपने को आजाद घोषित कर दिया था। यूएसए और कनाडा का ट्रेड विश्व में सबसे बड़ा है। 2023 के डाटा के मुताबिक अमेरिका और कनाडा का ट्रेड था 923 बिलियन यूएस डॉलर्स, जिसमें अमेरिका का एक्सपोर्ट था 441 बिलियन डॉलर्स और अमेरिका का इंपोर्ट था 482 बिलियन डॉलर्स, यानी कि अमेरिका को ट्रेड डेफिसिट था 41 बिलियन डॉलर्स। और ये बात व्यापारी ट्रंप को चुभ रही थी। कनाडा यूएसए को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कार्स और पेट्रोलियम गैस एक्सपोर्ट करता है, और जहां तक यूएसए का सवाल है वो कनाडा को मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपोर्ट करता है। एरिया वाइज कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल है 99.84 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और जहां तक अमेरिका का क्षेत्रफल है वो है 91.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अगर इन दोनों देशों का मर्जर हो जाता है तो टोटल एरिया हो जाएगा 191.31 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और रशिया का जब देखें तो उसका रह जाएगा 170.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 191 अमेरिका एंड 171 रशिया। तो रशिया दूसरे नंबर पर खिसक जाएगा। अमेरिका ने अलास्का को रशिया से 1867 में 7.2 मिलियन डॉलर्स में खरीदा था। अगर एरियल डिस्टेंस देखें तो अलास्का से यूएसए का करीबन 4500 किलोमीटर है। जब कनाडा यूएसए में मर्ज हो जाएगा तो यह डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। कनाडा की इकोनॉमी है 2.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। यूएसए की इकोनॉमी है 24.8 ट्रिलियन डॉलर्स। अगर ये दोनों कंट्रीज का मर्जर हो जाता है तो यूएसए की इकोनॉमी होगी 27 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। तो अमेरिका होगा क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ा देश, सबसे शक्तिशाली देश जो वो आज भी है, और सबसे संपन्न देश जो वो आज भी है। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा उसको होगा नॉर्दर्न अमेरिका के आर्कटिक रीजन के सी रूट पर अपना डोमिनेशन बनाए रखना। We need Greenland for national security purposes. I've been told that for a long time, long before I even ran. I mean, people have been talking about it for a long time. You have approximately 45,000 people there. People really don't even know if Denmark has any legal right to it. But if they do, they should give it up because we need it for national security. दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रीनलैंड की। आर्कटिक रीजन में लोकेटेड ग्रीनलैंड का 80% भूभाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है, और यहाँ के लोग कोस्टल एरियाज में बसे हुए हैं। यहाँ के मूल निवासी मुख्यतः नॉर्दर्न अमेरिका से आकर यहाँ बस गए थे। 1721 में नॉर्वे और डेनमार्क ने मिशनरीज भेजे यहाँ के लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को अपना एक काउंटी घोषित कर दिया। हालांकि आज भी ग्रीनलैंड डेनमार्क का ही हिस्सा है, लेकिन 1979 से यहां पर सेल्फ रूल गवर्नमेंट चल रही है। ग्रीनलैंड का एरिया है 21.66 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो कि स्विट्जरलैंड, जर्मनी, यूके, फ्रांस और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं सबका अगर क्षेत्रफल मिला ले जाए उससे भी कहीं ज्यादा है। ग्रीनलैंड से डेनमार्क की अगर एरियल फ्लाइट पकड़ें तो वो तकरीबन है 3000 किलोमीटर, जबकि ग्रीनलैंड से अमेरिका का डिस्टेंस होगा, एरियल डिस्टेंस तकरीबन 5000 किलोमीटर्स। ग्रीनलैंड की पॉपुलेशन है तकरीबन 56,000, केवल मात्र 56,000, और ये यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है, और ग्रीनलैंड में अमेरिका का मिलिट्री बेस भी है। क्लाइमेट चेंजेस के होते हुए आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, और शिपिंग यातायात अब
भविष्य में पॉसिबल हो जाएगा। ग्रीनलैंड बड़ा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड लैंड मास है जिससे इस एरिया को डोमिनेट किया जा सकेगा। इसके अलावा ग्रीनलैंड में ऑयल, खनिज पदार्थ जिसमें जिंक, कॉपर, आयरन ओर, इसके भंडार हैं जिसका भी एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ है। Changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, which has a beautiful ring that covers a lot of territory. The Gulf of America, what a beautiful name. And it's appropriate. It's appropriate. And Mexico has to stop allowing millions of people to pour into our country. They can stop them. दोस्तों, अब बात करते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको की। गल्फ ऑफ मैक्सिको का क्षेत्रफल है 15.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसके नॉर्थ में यूएसए है, इसके वेस्ट और साउथ में मैक्सिको है और इसके ईस्ट में क्यूबा है। और कैरेबियन सी क्यूबा की साइड से ये अटलांटिक ओशन को ज्वाइन करता है। यह एक पेट्रोलियम प्रोडक्शन रीजन है। यहाँ पर यूएसए के 5 स्टेट्स जिसमें फ्लोरिडा, मिसिसिपी, टेक्सास मेन है के बॉर्डर्स ज्वाइन करती हैं और इसको इसीलिए कभी कभी थर्ड कोस्ट ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है। ट्रम्प का कहना है कि यूएसए ने इस रीजन में बहुत काम किया है, जबकि मैक्सिको को कार्टल्स चलाते हैं और मैक्सिको से इलीगल इमिग्रेशन भी यूएसए में होता है। इसलिए गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका कर देना चाहिए। Panama Canal is vital to our country. It's being operated by China. And we gave the Panama Canal to Panama. We didn't give it to China. And they've abused it. They've abused that gift. It should have never been made, by the way. दोस्तों, अब बात करते हैं पनामा कैनाल की। पनामा कैनाल को यूएसए ने 15 अगस्त 1914 में बनाकर तैयार किया था। यह पनामा रीजन में है और 83 किलोमीटर लॉन्ग आर्टिफिशियल वाटरवे है जो कैरेबियन सी यानी कि अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ता है। यहाँ पर शिप्स को गेटवे के जरिए ऊपर समुद्र लेवल से ऊपर उठाया जाता है और एक आर्टिफिशियल लेक जिसका नाम गैटून लेक है से पार कराकर फिर गेट्स के जरिए नीचे उतारा जाता है। एक शिप को उठाने के लिए 50 मिलियन गैलन्स पानी की जरूरत पड़ती है। पनामा कैनाल से शिप्स को अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन जाने के लिए साउथ अमेरिका के सदर्न टिप से नहीं गुजरना पड़ता और इससे इनका 5 महीने का टाइम बच जाता है या 8000 मील की डिस्टेंस कम हो जाती है। पनामा कैनाल को तो वैसे पहले फ्रांस ने बनाना शुरू किया था 1881 में। इन्होंने खुदाई करी सुएज कनाल के तौर तरीके से, लेकिन यहां पर माउंटेनियस रीजन होने के कारण खुदाई संभव नहीं हो पाई और इनके कई वर्कर्स की मौत हो गई। इसलिए 1889 में फ्रांस ने यह प्रोजेक्ट को बंद कर दिया और अमेरिका ने फिर इसको काम शुरू करके 1914 में कंप्लीट किया। 1914 से यूएसए पनामा कैनाल को ऑपरेट करता था, लेकिन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर के कार्यकाल में 1977 में पनामा कैनाल पनामा को गवर्नमेंट को हैंडओवर कर दी गई और दोनों कंट्रीज इसको जॉइंटली चला रहे थे। लेकिन 1999 में यूएसए ने पनामा कैनाल परमानेंटली पनामा गवर्नमेंट को हैंडओवर कर दी। एक शिप को पनामा कैनाल क्रॉस करने में तकरीबन 11.5 घंटे का टाइम लगता है। एक साल में तकरीबन 13,000 से 14,000 शिप पनामा कैनाल का इस्तेमाल करते हैं और पनामा गवर्नमेंट को इस कैनाल से अर्निंग होती है तकरीबन $5 बिलियन एक साल में।